Hello and welcome to Hope to Shant Yadav. I hope you're in best of your health and spirit. Today is 8th December 2022 और आज द हिंदू में, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, द इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल आया है। इस न्यूज़ आर्टिकल की एनालिसिस हम कैसे करें ये समझने वाले हैं। आर्ट ऑफ रीडिंग करंट अफेयर की अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमें बैकवर्ड लिंकेज को खोजना है, क्या पॉइंट्स होने चाहिए जो मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट्स है जो प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इन सब का एक ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए कि किस तरह से हम करंट अफेयर को अप्रोच करें। क्योंकि करंट अफेयर तो समंदर है साहब, आपको अप्रोच समझ में आ जाएगी तो आप चुल्लू भर पानी ज़रूर निकाल पाओगे उससे, जो काम का पानी होगा। तो आर्ट ऑफ रीडिंग करंट अफेयर में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इन छोटी और मोटी वीडियोज़ में। आपको समझना पड़ेगा किस तरह से हम अप्रोच कर रहे हैं। तो द हिंदू के न्यूज़पेपर में आरबीआई गो स्लो ऑन रेट्स, लिमिट इंक्रीज टू 35 बीपीएस। फाइनेंशियल एक्सप्रेस, अर्जुन्स आईज ऑन इन्फ्लेशन। द इंडियन एक्सप्रेस बोलता है इन्फ्लेशन वॉर फार फ्रॉम ओवर, आरबीआई हाइक्स रेट लोअर्स ग्रोथ। विच मीन्स कि इनको पढ़ने के बाद, हेडलाइन पढ़ने के बाद हमें समझ में आ गया कि आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी रेट्स को अप किया है, बढ़ाया है। बोला कितने बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है, बोला 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया। तो हमने पूछा व्हाट वी मीन बाय 35 बेसिस पॉइंट, ये 35 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या है। तो हमने बोला 35 डिवाइड बाई 100 कर दो, 0.35% से बढ़ाया है। तो अगर अभी तक 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाता था दैट मीन्स 0.50% से बढ़ाता था, इस बार 0.35% से बढ़ाया है। विच मीन्स कि बढ़ाने की जो तेजी थी उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन किया गया है, लेकिन बढ़ाया तो अभी भी गया है। और रेपो रेट क्या है जिसको बढ़ाने से इतना कुछ हम पढ़ रहे हैं, इतना क्यों कॉशियस हैं हम कि रेपो रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीन न्यूज़पेपर में आप ऐसी चीज़ आ रही है। रेपो रेट इज नथिंग बट अ रेट एट विच बैंक टेक्स लोन फ्रॉम द आरबीआई बाय प्लेजिंग दियर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यही होता है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि रेपो रेट कुछ भी नहीं है, जिस तरह से बैंक हमको लोन देता है पीपल को, उसको हम लेंडिंग रेट बोलते हैं, उस तरह से आरबीआई बैंकों को लोन देता है, उसको हमने रेपो रेट बोल दिया। रेपो रेट भी एक तरह का लोन देने वाला रेट हो गया, जिस रेट पर लोन दिया जाएगा। हाँ, किसको दिया जाएगा बस ये वेरिएबल हो जाएगा। अगर आरबीआई बैंकों को दे रहा तो रेपो रेट बोल दिया, बैंक हमको देते तो हम बोलते लेंडिंग रेट है ये, दिस इज रेपो रेट। तो रेपो रेट को बढ़ाया गया। ये इकॉनमी में रेपो रेट को बढ़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि इकॉनमी में एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है इन्फ्लेशन, महंगाई होने के कारण क्या होता है, चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी के जो प्राइस होते हैं बढ़ जाते हैं। कल 8 रुपए किलो कोई चीज़ थी, आज वो 15 रुपए किलो है, दाम बढ़ गया। दूसरा, आपकी परचेजिंग पावर जो है आपकी करेंसी की, उसको कम कर देगा। कैसे? कल 100 रुपए में आज आप 5 समोसे खाते थे, आज 100 रुपए में 4 समोसे खा पाते हो। विच मीन्स कि आपकी 100 रुपए की खरीदने की क्षमता कम हो गई। अरे क्यों? क्योंकि समोसे के प्राइस ज़्यादा हो गए। तो आपका 100 रुपये पहले 5 खरीद पाता था, अब सिर्फ 4 समोसे ही खरीद पाएगा। यानी इन्फ्लेशन से आपकी परचेजिंग पावर कम होती है और चीज़ों के प्राइस बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन से ये मतलब है। तो इन्फ्लेशन दिक्कत वाली बात क्यों है? इन्फ्लेशन इकॉनमी में अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो लोग डिमांड कैसे करेंगे, लोग कंज्यूम कैसे करें इन चीज़ों को? तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। अगर किसी, जैसे आपकी बॉडी की अगर हेल्थ चेक करनी है तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन चेक कर लिया हमने कैसा है, कैल्शियम का लेवल कैसा है, पोटेशियम का लेवल कैसा है, ये सारे लेवल चेक करते हैं। ऐसे इकॉनमी में क्या, कैसी इकॉनमी की हेल्थ है उसको चेक करना है तो मैक्रो इंडिकेटर्स को चेक करते हैं। जीडीपी कैसा है, इन्फ्लेशन कैसा है, करंट अकाउंट डेफिसिट कैसा है, फिस्कल डेफिसिट कैसा है, ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है जो इकॉनमी की हेल्थ को बताते हैं। तो इन्फ्लेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में। और इन्फ्लेशन, आरबीआई बोलता है कि हमारी एक मॉनेटरी पॉलिसी है। पॉलिसी मतलब नीति है, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। बोला क्या मॉनेटरी पॉलिसी है? कि इन्फ्लेशन को हम एक रेंज में रखेंगे, 2 to 6% के बीच में रखेंगे। बोला 2 to 6% क्या? बोला सीपीआई कंबाइंड, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, ये इन्फ्लेशन को हम 2 to 6% के बीच में रखेंगे। और अभी इन्फ्लेशन 6% के ऊपर है, विच मीन्स आरबीआई इज अंडर ऑब्लिगेशन कि इन्फ्लेशन को खींच के नीचे लाए। तो अगर इन्फ्लेशन अभी लेट से 7% है, उसको अगर नीचे खींच के लाना है तो आरबीआई क्या करे, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट करे? आरबीआई कहेगा कि मेरे पास रेपो रेट है, मैं इसको बढ़ा दूंगा। तो हमने बोला रेपो रेट बढ़ाने से होगा क्या? आरबीआई बोला देखो, आरबीआई है, नीचे मेरे बैंक है, उसके नीचे क्या है, लोग हैं, पीपल हैं, है ना, कस्टमर्स हैं।
तो अगर आरबीआई जिस रेट पे लोन देता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट, और बैंक जिस रेट पे लोन देता है उसको बोलते हैं हम लेंडिंग रेट। तो आरबीआई ने बोला अगर मैं अपने रेपो रेट बढ़ा दूंगा तो बैंक अपने लेंडिंग रेट बढ़ा देगा, क्योंकि बैंक अपना प्रॉफिट का मार्जिन तो उतना ही रखना चाहता है। और अगर बैंक अपना लेंडिंग रेट बढ़ाएगा तो उसकी वजह से क्या है, लोग जो होंगे वो कहेंगे कि अभी अभी नहीं, अभी हमको नहीं लोन चाहिए। तो अगर बैंक से लोग लोन लेंगे नहीं, इसका मतलब कि लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, और लोगों के हाथ में पैसा कम होगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, और डिमांड कम करेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। इन्फ्लेशन इतना बढ़ क्यों रहा था, क्योंकि चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। हमने इस डिमांड को कर्टेल करने के लिए क्या बोला कि लोगों के हाथ से पैसे खींच लो, लोगों के हाथ में पैसे दो ही ना। तो बैंक ने कहा कि हम तो अपना लेंडिंग रेट, पहले अगर 8% पे लोन मिलता था अब तुमको 12% पे लोन मिलेगा। लोग कहेंगे अभी बाद में हम लोन लेंगे, दे विल डिले दियर डिसीजन ऑफ टेकिंग लोन। जैसे वो डिसीजन डिले करेंगे उसकी वजह से क्या होगा, वो लोन लेंगे नहीं, उनके हाथ में पैसा कम होगा, वो डिमांड कम करेंगे, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। विच मीन्स कि आरबीआई रेपो रेट को यूज करता है। एंड व्हाट इज रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, एसडीएफ, दीज आर ऑल क्वांटिटेटिव टूल्स। व्हाट आर दे? आपको इकोनॉमी के फ्री लेक्चर में पढ़ाया, फ्री कोर्स में जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है, और इनको पूरा खोल के पूरा कॉम्प्रहेंसिव पेड कोर्स में पढ़ाया है। आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बस शर्त यह है कि पढ़ लेना भाई। तो रेपो रेट बढ़ाया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम जो थी इन्फ्लेशन की, इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। तो रेपो रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। और हमने देखा कि अभी ये आरबीआई रेपो रेट क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। लेकिन अगर आप सही से समझें, इन्फ्लेशन आप रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं साहब, लेकिन रेपो रेट बढ़ाने से एक प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी में, वो है कि हमारी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। कैसे, ये कैसे हुआ? अरे समझो भाई, जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड था C+I+G+NX। अगर रेपो रेट बढ़ गए तो लोगों ने लोन नहीं लिया, तो अगर लोग लोन लेते तो करते क्या, अरे लोन लेकर कंज्यूम थोड़ी ना करते, वो तो इन्वेस्टमेंट भी करते, कंजम्पशन भी कर लेते, इन्वेस्टमेंट भी करते इकोनॉमी में। तो अगर इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ता, इन्वेस्टमेंट बढ़ता, तो हमारी जीडीपी बूम होती, जीडीपी बढ़ती। यानी रेपो रेट अगर नहीं बढ़ाते तो हमारी जीडीपी बूम होती। अब रेपो रेट बढ़ा दिया तो हमारी जीडीपी जितनी तेजी से ग्रो होने वाली थी उतनी तेजी से ग्रो नहीं हो पाएगी, विच मीन्स कि इकोनॉमी में, हमारी जीडीपी में स्लो डाउन हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट, है ना, कि जीडीपी की जो ग्रोथ रेट थी उतनी ग्रोथ रेट नहीं रह जाएगी, धीरे धीरे ग्रोथ रेट स्लो हो जाएगी जैसे रेपो रेट को आप बढ़ाएंगे। तो अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है, यानी एक तरह से आप मानो इकोनॉमी में स्टैग्नेशन, मंदी आ रही है, ग्रोथ नहीं आ रही है, और साथ में इन्फ्लेशन भी है, तो अगर रेपो रेट बढ़ाते चले गए तो प्रॉब्लम क्या है, एक दिन स्टैगफ्लेशन की प्रॉब्लम है। इकोनॉमी में स्टैग्नेशन के साथ इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है साहब। इकोनॉमी में डिमांड भी नहीं है फिर भी इन्फ्लेशन है, ऐसी सिचुएशन से बचना पड़ेगा हमें। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट कनेक्शन लिखा है, आरबीआई हाइक्स रेट लोअर्स ग्रोथ। आरबीआई का पहला प्रोजेक्शन था 7% से ग्रो होगी जीडीपी, अब बोल रहा है 6.8% से ग्रो होगा। क्यों? हमने रेपो रेट बढ़ा दिया है। आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उनका डेली लाइफ में आपको सीधे क्या मिलेगा साहब, एक्सपीरियंस मिलेगा न्यूज़पेपर से, प्रैक्टिकलिटी में क्या चल रहा है वो मिलेगा आपको देखने के लिए। तो इकॉनमी आपको हर जगह दिखेगी, इकॉनमी इज ऑल अबाउट फीलिंग। आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, देखिए लिखा है आरबीआई हाइक्स रेट लोअर्स ग्रोथ। इस तरह से सवाल बन सकते हैं, प्रीमियम बन सकते हैं कि रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होगा, एमएसएफ के लिए क्या होगा, रेपो रेट, है ना। टेलीग्राम में मैं क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस ऐसे पोस्ट भी किया था, अगर आप चेक करेंगे आपको बहुत मजा आएगा उन सवालों में। थोड़ा सा डीप सवाल है, सोचना पड़ेगा, अगर कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है तभी वो सवाल लग पाएंगे आपसे। विच मीन्स कि ये सब कुछ पढ़ना है तो इसके पीछे का ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ नंबर लिखें साहब, यहाँ पर लिखें कि इतना परसेंट हो जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये है वो है, ये सब लिखा है, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आरबीआई ने कम से कम मई से अभी तक 225 बेसिस पॉइंट्स अपना रेपो रेट बढ़ा दिया है, यानी 2.25% बढ़ा दिया है। आरबीआई ऐसा कर क्यों रहा है? लगातार इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सिर्फ डोमेस्टिक रीजन्स की वजह से नहीं है, ग्लोबल रीजन्स की वजह से भी है। तो ग्लोबल प्रेशर है, ग्लोबल डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो आपको सारे फैक्टर समझने पड़ेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, आरबीआई इसे स्टेप्स क्यों ले रही हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा इकॉनमी पर, ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पर आरबीआई ने अभी एक चीज़ और बोली कि हमारा जो स्टांस होता है, स्टांस का मतलब होता है कि अगली जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग का मतलब क्या है, जहाँ पर एक कमेटी में 3 मेंबर गवर्नमेंट के रहते हैं, 3 मेंबर आरबीआई के रहते हैं, ये एमपीसी कमेटी होती है, यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है। इनका जो चेयरमैन होते हैं वो गवर्नर साहब होते हैं। गवर्नर्स के पास वीटो पावर बिल्कुल नहीं होती है, इनके पास
कास्टिंग पावर होती है कि दोबारा वोट दे सकते हैं अगर इक्वल टाई हो गया, और यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाता है। तो बोला कि एमपीसी हर 2-2 महीने में मिलते हैं, अगली बार जब मिलेंगे तो क्या करेंगे रेपो रेट के साथ, हमारा इंस्टांस क्या होगा, हम करना क्या चाहते हैं। तो अगर इंस्टांस 3 तरीके के होते हैं, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, न्यूट्रल एंड अकोमोडेटिव। न्यूट्रल का मतलब होता है कि अगली बार मिलेंगे तो रेपो रेट को बढ़ा भी सकते हैं, वहीं का वहीं भी रख सकते हैं, और नीचे घटा भी सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, न्यूट्रल भी रख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल, कि कुछ भी कर सकते हैं। व्हाट वी मीन बाय कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, कि अगली बार अगर स्टांस कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का है तो रेपो रेट को ये तो बढ़ाएंगे या तो न्यूट्रल रखेंगे, डिक्रीज बिल्कुल नहीं करेंगे। एंड व्हाट वी मीन बाय अकोमोडेटिव स्टांस, कि डिक्रीज करेंगे या तो बराबर रखेंगे, इंक्रीज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अगर आपको पता है कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या होने वाला है, तो इकोनॉमी का बिहेवियर उस तरह से होगा। तो आरबीआई ने भी बोला कि हमारा जो अगली बार जो स्टांस रहेगा वो हमारा कैलिब्रेटेड टाइटनिंग है, हमारा अकोमोडेटिव स्टांस नहीं है। यानी अगर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अगली बार भी होगी तो या तो बढ़ेंगी या तो वहीं रहेंगे, घटने वाले नहीं है साहब, ये आप बिल्कुल रखिए। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है अर्जुन्स आईज ऑन इन्फ्लेशन, अर्जुन की आंख इन्फ्लेशन के ऊपर है, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग करेंगे, फर्दर कैलिब्रेटेड पॉलिसी एक्शन इज वारंटेड टू ब्रेक द कोर इन्फ्लेशन परसिस्टेंस। इसका मतलब इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए, महंगाई से लड़ने के लिए आरबीआई का इंस्टांस कैलिब्रेटेड टाइटनिंग है। और इसका मतलब क्या होता है मैंने समझा दिया, ऐसा क्यों होता है, रेपो रेट को बढ़ाने से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है, रेपो रेट को बढ़ाने से जीडीपी में क्या इंपैक्ट पड़ता है, अंदर की एनालिसिस क्या है, ये सब कुछ मैंने करने की कोशिश की है इस छोटी सी वीडियो में। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर इकॉनमी में आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, दिस इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इकॉनमी कोर्स। मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा साहब, मैं बार बार आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कोर्स करने के बाद आपको जन्नत महसूस हो जाएगी, वाकई में आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि हर चीज़ अब आपके इर्द गिर्द है, आपके ब्रेन में एक कंसोलिडेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये इकॉनमी का एक कोर्स आपके और सब्जेक्ट के लिए डेमो की तरह यूज़ होगा, जहाँ पर आप समझ पाएंगे कि अब सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, यूपीएससी क्या कैसे अप्रोच करना है, आपका सेंट्रल आइडिया क्या होना चाहिए, आप किस डायरेक्शन में भागें, ये सब कुछ आपको पता चलेगा सिर्फ एक कोर्स है। तो ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है, आप नीचे दी गई हुई लिंक पर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट www.hopetoshant.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आएगा, आप ये डिसीजन लेकर रिग्रेट नहीं करेंगे अगर आप ये कोर्स अभी ज्वाइन कर लेंगे। ये 7999 का कोर्स है, एंड ट्रस्ट मी आपका 1 फेब तक इकॉनमी कंप्लीट हो जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे, बजट आएगा, वो सब कुछ आपको समझ में आएगा। जब हम बैठ कर वो चीज़ डिस्कस करेंगे तो आप वाकई में फील करेंगे कि अरे इकोनॉमिक सर्वे बजट में ऐसा कुछ भी नहीं आता है जो हम खुद से नहीं पढ़ सकते हैं। आपको इतना भी फील होने लगेगा, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और प्री में इकॉनमी के एक सवाल भी आपसे गलत नहीं होंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।